ज़्यादा ख़याली पुलाव मत पकाइए, हमें बस एक्टिंग करनी है एक साथ खुश रहने की, वो भी जब तक मॉम-डैडी यहाँ हैं, बस तब तक। प्रिया उसे घूरते हुए बोली, अब मैं ठहरा सोल्जर, ये एक्टिंग-वेक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अगर तुम कहोगी तो रियल में एक अच्छे हस्बैंड के सारे काम कर सकता हूँ। कबीर उसकी तरफ झुकते हुए शरारत से बोला, मारूंगी खबरदार जो मेरे करीब आए। प्रिया ने उसकी फ्लर्टिंग पर उंगली दिखाकर उसे वार्न किया। मैं तो दूर ही था, लेकिन जब तुम खुद ही करीब आने के लिए इनवाइट कर रही हो तो मेरी क्या गलती। आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ़ायदा उठा भी कौन रहा है, हमें तो हक लेना है अपना। अब अपनी धर्मपत्नी के करीब आना, उनसे प्यार करना कोई जुर्म तो है नहीं। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये आजकल आप कैसी बातें करने लगे हैं। प्रिया ने भी उसी के जैसे उसकी आंखों में देखकर सवाल किया, लेकिन कबीर के जवाब ने उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही जैसे एक आम पति अपनी पत्नी से करता है। देखिए, प्रिया ने कुछ कहना चाहा तो कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आप देखिए मिसेज, क्योंकि मैं तो अब ऐसे ही रहने वाला हूँ। अगर तुम खुद को संभाल सकती हो तो संभाल लेना। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। प्रिया उसके अंदाज पर हैरान थी। उसने हमेशा से शांत और शर्मीले कबीर को देखा था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि कबीर का एक ऐसा भी रूप होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी बड़ी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर विराट था। बात हुई तुम्हारी? कॉल रिसीव होते ही उसने पूछा तो प्रिया ने कहा, नहीं विराट, उसकी सिस्टर फ़ोन पिक ही नहीं कर रही। मुझे टेंशन हो रही है यार, वो इतनी लापरवाह नहीं है, ज़रूर कोई बड़ी वजह है। विराट ने अपना डर जाहिर किया तो प्रिया भी टेंशन में आ गई। फिर उसने विराट को दिलासा देते हुए कहा, क्या पता उसका फ़ोन ख़राब हो गया हो इसलिए फ़ोन न कर पा रही हो। काश कि कुछ ऐसा ही हो, वरना मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। विराट ने कहा। प्रिया भी उसकी बात से कहीं न कहीं एग्री कर रही थी। अच्छा तू जा अपना काम कर, अंकल आंटी पहुँचने वाले होंगे, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो फिर से अपने अंदाज में वापस आ गया। चल बड़ा आया, इतनी ही फ़िक्र है तो तू ही चला आता उनकी देखभाल के लिए। प्रिया ने कहा तो वो बोला, वो तो मैं कर ही लूँगा जब वो यहाँ रहेंगे। फ़िलहाल के लिए तुझे मौका दे रहा हूँ ताकि तू भी अपना हुनर दिखाकर थोड़ा पुण्य कमा सके। विराट, तुम घर वापस कब जाओगे? बहुत जल्दी, बस एक बार मेरी सैलरी हाथ में आ जाए फिर मिठाई लेकर जाऊंगा पापा के पास और फिर अपनी खुशी मांग लूंगा। विराट ने कहा। उसने सब प्लानिंग कर रखी थी, जितनी जल्दी हो सके सब ठीक कर लो ताकि सब खुश हो जाएं। तुम, सानिया, माँ, पापा, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। तुमने भाई का नाम नहीं लिया प्रिया? विराट के पूछने पर प्रिया शांत हो गई तो वो आगे कहने लगा, उन्हें भी तो खुश रहने का हक है ना, और वो तब तक खुश नहीं होंगे जब तक तुम उनके और अपने बीच की दूरियों को खत्म नहीं कर देती। रही बात बाकी सबके खुश होने की, तो जब तक हमारी फैमिली के सब लोग खुश ना हो तब तक हर खुशी अधूरी है। विराट, ये हमारा। प्रिया ने कुछ कहना चाहा लेकिन विराट बीच में ही बोल पड़ा, हाँ जानता हूँ कि तुम ये कहोगी कि ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, लेकिन इस मैटर का इफेक्ट तो सब पर पड़ रहा है ना। मैं मानता हूँ कि भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन उनकी सजा अब ज्यादा हो रही है। इतने दिनों से तुम्हारी माफी पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी नरमी तुम भी दिखा लो। हमारे पेरेंट्स हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। तुम जानती हो कि अंकल आंटी वहाँ क्यों जा रहे हैं? ताकि ये देख सकें कि तुम लोग एक साथ कैसे रहते हो। अगर तुम अपना दिल साफ करके अपनी मैरिड लाइफ अच्छी कर लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पेरेंट्स भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। आई नो कि इस वक्त मैं तुम्हें सेल्फिश लग रहा हूँ, पर बात जब हमारी फैमिली की खुशियों की है तो मैं सेल्फिश बनने को भी रेडी हूँ। विराट, हम इस मैटर पर फिर किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, फिलहाल मेरे पास सच में बहुत सारा काम है। प्रिया ने उससे कहा तो विराट ने भी उसे आराम से सोचने का बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रिया सोच में डूब गई। आंखों के सामने वो सब पल याद आने लगे जब वो और कबीर साथ थे। उसने हर बार उससे माफी मांगी थी, हमेशा उसकी खुशी, उसकी चाहत को सबसे ऊपर रखता था। कहने को वो वाइफ थी उसकी, लेकिन उसने बीवियों वाला कभी कोई काम नहीं किया। दोनों के हिस्से का एफर्ट कबीर अकेले ही तो करता आया है। वो अक्सर बीती बातों को याद करके बदतमीजी कर जाती थी, लेकिन कबीर ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया। हर बार उसे माफ कर देता। अगर वो कभी कुछ कहता या करता तो उसमें भी प्रिया की भलाई छुपी रहती। इसी सोच में डूबी वो बाहर आई तो देखा कि सना ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन कबीर नहीं दिखा तो उसने सना से पूछा, सर कहाँ हैं? उसने पूछा तो सना बोली, वो तो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कमाल है, मुझे बताया भी नहीं। वो गए थे कमरे में, पर शायद आप बिजी थी इसलिए मुझसे कहा कि आपको बोल दूं, और हाँ, ये भी कहा कि वो सीधे एयरपोर्ट चले जाएंगे आपके मम्मी पापा को लेने। प्रिया ने सिर हिला दिया तो सना वापस अपने काम में लग गई। रात के करीब 9 बज रहे थे। कबीर कार ड्राइव कर रहा था।
उसके पास वाली सीट पर अभिनव जी और बैक सीट पर चंचल जी बैठी थी। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर बजा। उसने कार एक साइड में रोकी और बिना देखे कॉल रिसीव कर ली। हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे प्रिया, तुम तब तक विराट या सानिया से बात कर लो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। वो लोग एयरपोर्ट से चले थे। प्रिया की नौवीं कॉल थी। वो हर थोड़ी देर बाद कॉल करके सेम सवाल पूछ रही थी, जैसे कहाँ पहुंचे और अभी कितना टाइम लगेगा। कबीर ड्राइविंग सीट पर था, फिर भी बिना चिल्लाए या नाराज हुए हर बार उसकी कॉल रिसीव कर रहा था और उसके सवालों का जवाब दे रहा था। अच्छा सुनो, कुछ लाना है तुम्हारे लिए, केक या चॉकलेट्स? कबीर ने ऐसे पूछा मानो फोन पर उसकी बीवी नहीं कोई छोटा बच्चा हो। तो प्रिया ने मना कर दिया और बोली, मैं गेट तक आ जाऊं? बिल्कुल नहीं, तुम दरवाज़ा तभी खोलेगी जब मैं बाहर आऊंगा, समझ आया? कबीर की आवाज़ में इतनी देर में पहली बार हल्की सी सख्ती थी, वो भी सिर्फ उसकी सेफ्टी को सोचकर। ये बात प्रिया भी समझती थी। यही वजह थी कि उसने बिना बुरा माने कहा, तो जल्दी आइए ना, फिर आ रहा हूँ बाबा, तुम फोन तो रखो। कबीर ने प्यार से कहा, पता नहीं इस लड़की का बचपना कब जाएगा, कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चंचल जी बोली। वो कब से उनकी बातचीत सुन रही थी। अभिनव जी ने कुछ कहना चाहा, तभी कबीर बोल पड़ा, उसका बचपना ही उसकी पहचान है मोम, और हमारी खुशियों की वजह, उसे बने रहने दीजिए। मुझे तो ऐसी ही प्रिया पसंद है। उन दोनों ने जब कबीर की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। दोनों को एक बार फिर तसल्ली मिल गई कि उन्होंने अपनी लाडली को गलत हाथों में नहीं दिया। उन्हें पता था कि उनकी बेटी परफेक्ट नहीं है, फिर भी कबीर प्रिया से प्यार करता है। वो अच्छी या बुरी जैसी भी है, कबीर को वैसी ही कबूल है। वो उसे बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसकी मासूमियत को बने रहने देना चाहता है। उन्हें भी तो कोई ऐसा ही चाहिए था अपनी बच्ची के लिए, और भगवान ने उनकी सुन ली। कबीर उन लोगों को लेकर घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। प्रिया बेसब्री से उनका वेट कर रही थी। जैसे ही दस्तक हुई वो दौड़कर दरवाजे को खोलने लगी, लेकिन तभी कबीर की बात याद आ गई तो मुंह बनाकर खड़ी हो गई। इतनी जल्दी सो गई क्या? चंचल जी ने हैरान होकर कहा, क्योंकि गाड़ी का हॉर्न सुनकर भी प्रिया ने दरवाज़ा नहीं खोला था। नहीं माँ, वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर मुझ पर गुस्सा कर रही होगी। कबीर बोला। फिर दरवाजे पर से ही आवाज़ लगाई तो सच में ही तुरंत दरवाज़ा खोला और तुरंत अपने पेरेंट्स के गले लग गई। प्रिया अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता के सीने से लग गई और बोली, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया है। कैसे हैं आप? अपनी लाड़ों को देखकर अच्छे हो गए हैं। आप बताओ, हमारी जान कैसी है? सुपर डैड, आपको पता है मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख ली हैं यहाँ आकर। प्रिया, ये लोग थके हुए हैं, अंदर चलने दो इन्हें, बातें वहाँ भी हो जाएंगी। कबीर ने कहा, क्योंकि प्रिया ने वहीं अपनी बातों का पिटारा खोल लिया था। उसके कहने पर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। सो सॉरी मॉम डैड, आप लोग अंदर आइए ना। मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई कि आप लोग इतनी लंबी जर्नी करके आ रहे हैं। वो शर्मिंदा से लहजे में बोली। इट्स ओके बेटा, अभिनव जी प्यार से उसका चेहरा छूकर बोले और कबीर के इशारे पर उसके साथ अंदर जाने लगे। तभी प्रिया कबीर का हाथ पकड़कर बोली, आप कहाँ चले? रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी बात पर कबीर के साथ उसके पेरेंट्स भी चौंक कर देखने लगे तो प्रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप लोग अंदर चलिए ना, हम लोग भी आते हैं। उसके पेरेंट्स मुस्कुराकर अंदर चले गए और कबीर हाथ बांधकर खड़ा हो गया प्रिया की बात सुनने के लिए। इतनी देर क्यों लगाई आपने? पता भी है मैं कितना डर रही थी। एक तो बिना बताए चले गए। और प्रिया कहते कहते रुक गई। जब उसकी नजर कबीर से मिली वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और कबीर ने उसे चुप पाकर आगे बोलने का इशारा किया, और आपने अपनी मेडिसिन भी नहीं खाई? प्रिया अपनी असली बात भूल गई थी, इसलिए उसने बात बनाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ प्रिया, इसलिए अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात बताकर जाने वाली, तो अगली बार बाकायदा तुम्हारी परमिशन लेकर घर से बाहर कदम निकालूंगा। नाउ हैप्पी? प्रिया इतना ही कहकर अंदर जाने लगी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वैसे बीवियों वाले अंदाज में काफी प्यारी लग रही हो, ऐसे ही हक जताती रहो मुझ पर, कबीर ने धीरे से कहा। तो प्रिया की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो उसकी तरफ झुका और बोला, हम अपना रोमांस कमरे में कंटिन्यू करते हैं। मेरे सास ससुर पहली बार आए हैं मेरे घर, अभी मुझे उनकी खातिरदारी करनी है। कहकर कबीर ने उसके माथे पर किस किया और अंदर चला गया। आजकल इनके अंदर किसकी आत्मा आ गई है? क्यों ऐसी हरकतें करके मुझे हार्ट अटैक देने पर तुले हैं? प्रिया ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहा। उसका दिल सच में बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी अपने आप को नॉर्मल करती रही। जब कबीर ने अंदर से आवाज लगाई तो वो भी अंदर चली गई। अभिनव जी और चंचल जी बहुत खुश थे। उनका डर अभी तक गलत साबित हुआ था। यहाँ आने से पहले उन्हें यही लग रहा था कि प्रिया और कबीर अब तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि प्रिया ने अब तक उसे माफ नहीं किया है। लेकिन यहाँ आकर उन्हें उनका रिश्ता काफी बेहतर लग रहा था। इस वक्त दोनों खाना खाकर कमरे में आ गए। चंचल जी बालों में कंघी करके बेड पर बैठ गई। हमारा प्रिया को कबीर के साथ भेजने का डिसीजन बेस्ट था। देखिए ना, दोनों का रिश्ता सुधरने लगा है। चंचल जी खुशी से बोली। तो अभिनव जी ने कहा,
हमने पहले ही कहा था कि सब कुछ कबीर पर छोड़ दो, वो बहुत समझदार हैं, सब ठीक कर देंगे। इस मामले में हम बहुत किस्मत वाले हैं, भगवान ने हमारी बेटी को इतना अच्छा हमसफ़र और हमें कबीर जैसा दामाद देकर हमारी ज़िंदगी में बेटे की कमी पूरी कर दी। तुम सही कह रही हो, बस मुझे ये बात समझने में वक्त लग गया। अभिनव जी बोले, उन्हें आज भी अपने फैसले पर अफसोस था। चंचल जी ये बात जानती थी, उन्होंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं था। उस बात को इश्यू बनाकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी का इतना गलत फैसला करने चला था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वक्त रहते हमारा सच से सामना हो गया, वरना पता नहीं हमारी लाडो किस हाल में होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज वो दोनों साथ हैं, खुश हैं, और क्या चाहिए हमें। आप भी पुरानी बातों को अब भूल जाइए, चंचल जी ने कहा तो उन्होंने सिर हिला दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है अब भी सब पूरी तरह ठीक नहीं है। आप बेवजह डर रहे हैं, देखा नहीं दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। कबीर प्रिया का ख्याल बच्चों जैसे रखते हैं और प्रिया उसकी तो नज़र ही नहीं हटती उनके चेहरे से। देखा नहीं कैसे बहाने बहाने से उन्हें देखे जा रही थी। वो हंसकर बोली तो अभिनव जी भी मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्होंने भी ये बात नोटिस की थी। अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो क्या हम सो सकते हैं, क्योंकि आपकी थकान तो अपनी लाड़ों को देखकर ही मिट गई होगी। पर मैं बहुत थकी हुई हूँ, सो जाइए ना, यूँ हम बाप बेटे से जलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभिनव जी झूठी नाराज़गी से बोले तो चंचल जी हंस पड़ी। वैसे आप भी सो जाइए, रात काफ़ी हो गई है। हाँ भाई, एक आर्मी ऑफिसर के घर में हैं हम, रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। अभिनव जी भी लेटते हुए बोले और आंखें बंद कर ली। चंचल जी ने साइड लैंप ऑफ किया और वो भी करवट लेकर सो गई। कबीर मोबाइल चला रहा था, उसकी नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन उसे पता था कि प्रिया उसे घूर रही है। बहुत टाइम तक उसने अवॉइड किया, फिर कहा, और कब तक घूरने वाली हो तुम मुझे, जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि आजकल आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया ने कहा तो कबीर ने कंधे उचकाते हुए पूछा, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सब समझ आ रहा है मुझे, आप ना ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। प्रिया लड़ने वाले मूड में उसके पास आ गई तो वो भी मोबाइल रखकर उठ खड़ा हुआ। स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है, मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूँ। कबीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए पूछा, क्यों नहीं हूँ क्या? प्रिया उसके अंदाज पर जम सी गई, उससे कुछ बोला नहीं गया तो कबीर ने उसे छोड़ दिया और बेड की तरफ जाते हुए बोला, वैसे इसे स्मार्ट बनना नहीं हस्बैंड बनना कहते हैं, मैं वही बनना चाहता हूँ। कबीर बेड पर लेट गया तो प्रिया फिर उसकी तरफ लपकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेड पर कोई क्या करता है प्रिया? कबीर ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। आप यहाँ नहीं सो सकते। प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन कबीर ने उसे अपने करीब खींच लिया। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ मैं सोने वाली हूँ तो? कबीर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, जबकि वो अच्छी तरह समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही थी। तो क्या मैं यहाँ सोऊंगी और क्या? प्रिया हैरान थी उसके अंदाज पर। सो जाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, कबीर बोला और फिर से लेट गया। हम एक साथ कैसे सो सकते हैं, जैसे सब हस्बैंड वाइफ सोते हैं? और प्लीज़ अब तुम ये मत कहना कि मैं फिल्मी हीरो की तरह सोफे पर जाकर सो जाऊं, वो भी तब जब हमारे पास इतना बड़ा बेड है जिस पर हम आराम से सो सकते हैं बिना किसी को कोई प्रॉब्लम दिए। क्या आप सच में यहाँ सोएंगे? प्रिया ने फिर से पूछा। उसे अब भी लग रहा था कि कबीर बस उसे परेशान कर रहा है, लेकिन कबीर के जवाब ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। क्या अब भी तुम्हें कोई शक है? वैसे भी एक कमरे में रहने का आइडिया तुम्हारा था ना, तो तुम जानो कि क्या करना है। आई कांट बिलीव दिस, कि मैं आपके पास इस एटीट्यूड के साथ एक कमरे में कैसे एडजस्ट करूंगी, प्रिया ने चिढ़कर कहा तो कबीर बोला, अब ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें बेड पर नहीं सोना तो तुम वहां सोफे पर सो सकती हो। आप क्या सारे मैनर्स भूल चुके हैं? अपनी वाइफ को ऐसे सोफे पर सोने को कौन बोलता है? प्रिया बोली, ये बात तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं याद आ गई कि तुम मेरी वाइफ हो? कबीर टोंट मारते हुए बोला, फिर कहा, अगर ये याद आ ही गया है तो फिर अच्छी वाइफ की तरह उस साइड जाकर सो जाओ। प्रिया अब भी नहीं हिली तो कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, जब तक मॉम डैड यहाँ है हमें एक साथ ही रहना है, यही बोला था ना तुमने? मैंने मान ली तुम्हारी बात, अब तुम भी मेरी बात मान लो। देखो, अगर सिर्फ एक दिन की बात होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं रोज रोज सोफे पर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। अगर ठीक से सोऊंगा नहीं तो फिर काम कैसे करूंगा? लेकिन प्रिया कुछ कहते कहते रुक गई। वो शायद अब भी उसके साथ बेड शेयर करने को राजी नहीं थी। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जब कबीर ने उसे अब भी कशमकश में देखा तो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन प्रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर ट्रस्ट है। ये सच था कि वो उससे नाराज थी, लेकिन इस एक बात के लिए वो उसकी नीयत और उसके कैरेक्टर पर शक नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि मस्ती मजाक अपनी जगह है, लेकिन कभी इस मामले में तो उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी वो उसके करीब तक नहीं आएगा। अगर भरोसा है तो फिर बेफिक्र होकर सो जाओ। वैसे भी जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है,
फिर एक कमरे में हो या एक बेड पर क्या फर्क पड़ता है, कहा और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। उसने वही कहा था जो वो हमेशा कहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके मुंह से ये सुनना प्रिया को अच्छा नहीं लगा। उसने नाराजगी से तकिया उठाया और दोनों के बीच में रखते हुए कहा, इसे बीच से मत हटाइएगा। कबीर की आंखें बंद थी, वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ करवट लेते हुए कहा, मैं तो नहीं हटाने वाला, पर तुम भी ध्यान रखना, मुझे हटाना होता तो रखती ही क्यों। प्रिया बड़बड़ाई और लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नींद नहीं आई। वो उस दिन बारिश वाली रात भी उसके साथ थी, लेकिन आज कुछ अलग से एहसास थे उसके दिल में। शायद ये कबीर के बदले व्यवहार की वजह से था, या उसका दिल भी कुछ नर्म हुआ था। उसकी धड़कनें कबीर के पास होने की वजह से बढ़ी हुई थी। जब उसे एहसास हो गया कि वो गहरी नींद में है, तो उसने बीच से तकिया हटाया और उसके करीब हो गई। कबीर सोया नहीं था, वो चाहता था कि प्रिया कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन प्रिया की हरकत ने उसे ही अनकंफर्ट कर दिया। वो सांसें रोके उसकी अगली हरकत का इंतजार करने लगा। प्रिया धीरे से उसके पास आई और उसे देखने लगी। उसकी आंखें अब भी बंद थी। ये देखकर उसे पक्का वाला यकीन हो गया कि वो पूरी तरह नींद में है, इसलिए उसने आराम से अपना सिर उसकी बाहों पर रखा और एक हाथ उसके सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। अब तक जितनी भी बेचैनी थी उसके पास आने से दूर हो गई थी। इसी वजह से वो कुछ ही देर में सो गई। जब उसकी गहरी सांसें सुनाई देने लगी, तो कबीर ने धीरे से आंखें खोली। सामने उसका मासूम सा चेहरा था और वो अब गहरी नींद में थी। कबीर को उसकी कुछ देर पहले वाली हरकत याद आई, तो वो मुस्कुरा उठा। मेरी नींद उड़ाकर कितने सुकून से सो रही हैं मोहतरमा। अभी कितनी मासूम लग रही है। कौन कहेगा कि शैतानों की नानी है ये लड़की। उसने मन में कहा और उसे देखने लगा। फिर ना जाने उसके मन में क्या समाई और उसने उसका माथा चूम लिया। प्रिया थोड़ी कसमसाई, फिर उसके सीने पर सर रखकर सो गई। इस बार कबीर ने भी उसे बाहों में भरकर आंखें मूंद ली। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन रोज 4 बजे ही जग जाने वाला कबीर अब भी गहरी नींद में था। शायद आज बहुत दिनों बाद वो इतने सुकून की नींद सोया था। कुछ देर बाद प्रिया की नींद खुली तो उसने खुद को कबीर की बाहों में पाया। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो हड़बड़ाकर उठ गई। शायद उसे याद आ गया कि वो उसकी बाहों में क्यों है, इसीलिए वो कबीर के जागने से पहले वहां से हटना चाहती थी। लेकिन जल्दबाजी में उठने की कोशिश में उसने कबीर को जगा दिया। कबीर ने हल्की सी आंख खोलकर उसे देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखकर वो उनींदी आवाज में बोला, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या, ऐसे क्यों मुंह बना रखा है। प्रिया अब भी उसकी बाहों में थी और उसके जाग जाने से थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया और अकड़ते हुए बोली, आपने बीच से तकिया क्यों हटाया और मेरे करीब क्यों आए। कबीर ने उसे घूर कर देखा। वो खुद उसके करीब आई थी, वो भी जानबूझकर, और अब सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। गौर से देखिए मैडम, मैं नहीं, आप आई हैं मेरे करीब। आई एम श्योर तक या भी आपने ही हटाया होगा, क्योंकि मैं तो तुरंत सो गया था। हाँ तो मैं नींद में चली आई होंगी, लेकिन आप दूरी नहीं बना सकते थे। प्रिया फिर अकड़ते हुए बोली, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम गलती खुद करके सारा ब्लेम मुझ पर डालने वाली हो, वरना सोता ही नहीं। ठीक है, इस बार माफ़ किया, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा। और अगर मैं कभी गलती से आपके पास आ जाऊं तो मुझे दूर कर दीजिएगा या खुद दूर हो जाइएगा। प्रिया ने एहसान जताने वाले अंदाज में बात खत्म की और साथ ही उसे एडवाइस भी दे दिया। सही कह रही हो, अगली बार मेरे पास आई ना तो पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। फिर ना तो तुम्हें नींद आएगी और ना ही मौका मिलेगा मुझसे लड़ने का। कबीर बिस्तर से उतरते हुए बोला और बाथरूम में चला गया। कबीर बाथरूम में आकर खुलकर मुस्कुरा उठा। किस तरह वो अपनी गलती पर भी उससे लड़ रही थी और फिर एहसान जताकर उसे माफ किया था। उसने बड़बड़ा कर कहा, पागल लड़की। आज वो खुश था, बहुत दिनों बाद उसकी सुबह इतनी प्यारी हुई थी। नींद खुलते ही आंखों के सामने प्रिया का चेहरा था। आज उसकी चाहत, उसका सुकून, उसकी वाइफ ने उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाया था। फिर चाहे चोरी से ही सही, लेकिन फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसकी कोशिश कामयाब हो रही थी। मुझे इंतजार है उस दिन का जब तुम मुझे सोता जानकर नहीं, बल्कि मेरे पूरे होशो हवास में हक से मेरी बाहों में समाओगी और बाद में शर्मिंदा भी नहीं होगी, कबीर ने खुद से कहा और मुस्कुरा उठा। इधर प्रिया भी अपने ख्यालों में गुम थी। खूबसूरत सुबह तो उसकी भी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने हमेशा इमेजिन किया था। रात अपने सुपरमैन की बाहों में गुजारने के बाद सुबह उसके चेहरे को देखकर जगना। रात से लेकर अब तक जितने भी लम्हे वो दोनों करीब थे, सब उसके दिमाग में घूम गए। फिर उसे अपना लड़ना याद आया तो वो हंसने लगी। कितनी अच्छी एक्टिंग की मैंने, उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि मैं जानबूझकर उनके करीब गई थी। उसने मन ही मन कहा। वो अभी अपनी एक्टिंग पर खुश हो ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कबीर बाहर आया। उसे देखते ही प्रिया की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने जल्दी से आंखों पर हाथ रखकर कहा, ये आप कैसे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहा हूँ, कबीर ने भी जवाब के बजाय सवाल किया। तो प्रिया बोली, ज़रा खुद के होलिये पर भी नज़र डालिए कि कैसे मॉडल बने घूम रहे हैं। कम से कम इतना ध्यान रखते हैं कि कमरे में अब कोई और भी है।
अच्छा कौन है? मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिख रहा है। कबीर ने बालों को सुखाते हुए कहा। हाँ तो मेरे सामने क्यों बेशर्म बनकर घूमेंगे? प्रिया ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर उसे घूरा। फिर जब उसे अब भी बिना कपड़ों के पाया तो नजरें घुमा ली। अपनी बीवी से कैसी शर्म? कबीर ने कंधे उचकाते हुए कहा तो वो गरज के बोली, बीवी नहीं हूं मैं आपकी। अच्छा सच्ची? कबीर ने उसकी नजरों में लगभग झांकते हुए पूछा। प्रिया उसके अंदाज पर खामोश रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो कबीर ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बादाम खाने चाहिए। चीजें और रिश्ता दोनों याद रहेंगे। बात को मत घुमाइए। आज के बाद इस तरह कमरे में नहीं घूमेंगे आप, समझे? नहीं समझा। तुम समझा दो कि क्या प्रॉब्लम है मेरे टॉवल में बाहर जाने से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ कुछ होने लगा है मुझे ऐसे देखकर? उसके होंठों पर अब शरारती मुस्कान थी। छी, आजकल आप बेशर्म बनते जा रहे हैं। प्रिया का दिल उसकी बात पर अलग अंदाज में धड़का था। क्या करूं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सारी शर्म का ठेका तुमने जो ले रखा है, ऐसे में किसी को तो बेशर्म बनना पड़ेगा ना। वैसे आदत डाल लो मुझे रोज ऐसे देखने की, क्योंकि अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे रहूंगा। सब मेरी गलती है ना रूम शेयर करने को कहती, और ना आपको मौका मिलता मुझे परेशान करने का। प्रिया बड़बड़ाते हुए बोली और बाथरूम में जाने लगी। तभी कबीर ने टोका, सुनो, अब क्या है? वो गुस्से में बोली, पहले कपड़े ले लो अपने, वरना तुम्हें भी मेरी तरह टॉवल में बाहर आना पड़ेगा। फिर और बुरा लगेगा तुम्हें, क्योंकि मैं तो तुम्हें उस तरह देखकर भी शर्माने से रहा, अब बेशर्म जो हूं। प्रिया चिढ़कर वापस आई और अपने कपड़े लेकर उसे घूरते हुए बाथरूम में चली गई। पीछे से कबीर अब खुलकर मुस्कुरा दिया। दरअसल आज प्रिया से बातें करता हुआ बिना कपड़े ले ही बाथरूम में चला गया। उसने अंदर से प्रिया को आवाज भी दी, लेकिन उस वक्त प्रिया अपनी सोच में इस कदर डूबी थी कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। कबीर को लगा कि शायद वो सो चुकी है, इसलिए वो टॉवल में ही बाहर आ गया। उसे खुद को ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन जब उसने प्रिया को इतना शर्माते देखा तो उसे तंग करने लगा। दूसरी तरफ सानिया की पूरी रात आंखों में कट गई थी। जिस इंसान को उसने जान से बढ़कर चाहा था, अब उससे उसे दूर जाना था, और जिससे वो बेपनाह नफरत करती थी वो उसका नसीब बनने वाला था। उसके हर वो जख्म ताजे हो चले थे जिन्हें विराट के प्यार ने भर दिया था। लेकिन अब वो प्यार ही उसकी जिंदगी में नहीं था। उसने खुद अपनी जिंदगी तबाह करने का सोच लिया था। यही वजह थी कि वो विराट से बेशुमार मोहब्बत करने के बाद भी उससे दूर भागती रही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे ये एहसास था कि एक दिन उसे अपनी परवरिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसके खानदान में जन्म लेने वाली हर लड़की चुकाती है। उसे बार बार यही ख्याल आता था कि उस घटिया आदमी का हाथ थामने से कहीं अच्छा वो मौत को गले लगा ले। लेकिन फिर अम्मी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता और वो अपनी सांसों का भार ढोने को मजबूर हो जाती। इसी जद्दोजहद में कब रात गुजर गई उसे पता भी नहीं चला। जब सुबह की धूप ने कमरे में प्रवेश किया तब जाकर उसका जहन जागा। उसने एक लंबी सांस भरकर छोड़ी। अब से हर रात इसी तरह दर्द का हिसाब करके गुजरने वाली थी, और हर सुबह ऐसे ही उसे अपना दर्द भुलाकर जीना था। आज अबरार और उसके घर वाले आने वाले थे। सानिया खुद को घसीटते हुए उठी और बाथरूम में चली गई। प्रिया रेडी होकर बाहर आने को ही तभी कबीर से टकरा गई। वो दरवाजे से अंदर आ रहा था। देखकर क्यों नहीं चलते आप? प्रिया अपना सर सहलाते हुए बोली। तो कबीर ने कहा, सॉरी थोड़ी जल्दी में था। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? प्रिया के सिर में सच में जोर की लगी थी, लेकिन जब उसने कबीर का परेशान चेहरा देखा तो इनकार में सिर हिला दिया और उसको देखने लगी कि अभी तो वो उसे परेशान कर रहा था, अब खुद क्यों परेशान है। वो कुछ पूछती तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। फिर बेड की साइड में रखा ड्रावर खोलकर कुछ निकालने लगा। मुझे इतनी भी नहीं लगी है कि इस दवा की जरूरत पड़े, प्रिया बोली। वो समझ गई थी कि वो दवा निकाल रहा है, क्योंकि उस ड्रॉवर में दवाएं ही रखी जाती थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा और दवा का बॉक्स लेकर उसके पास बैठ गया और उसका पैर अपने घुटने पर रखकर उस पर दवा लगाने लगा। आप इसलिए जल्दी में अंदर आए थे? उसने पूछा। तब कबीर ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें तो याद रहेगा नहीं, अगर मैं चला गया तो दिन भर दवा नहीं लगेगी पैरों पर। वैसे एक और वजह भी है, मुझे अभी जाना होगा, थोड़ी इमरजेंसी है। मैंने तुम्हारी और मोम डैड की चाय बना दी है, खुद भी पी लेना और उन्हें भी दे देना। सना थोड़ी देर में आती होगी तो तुम सबकी पसंद के हिसाब से नाश्ता खाना बनवा लेना। मैं शाम तक आ जाऊंगा। उसने एक ही सांस में सब बातें कह दी और बिना उसका जवाब सुने तैयार होने चला गया। प्रिया उसे देखती रही। इतना बिजी होने के बाद भी उसे सबकी परवाह थी। क्या ये उसके लिए उसका प्यार था, या फिर उसने अपना सिर झटक दिया? इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में ही कबीर बाहर आया। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी। प्रिया ने उसे गौर से देखा। इस वक्त कितना डैशिंग लग रहा था वो उसके जादू में खोई थी। तब तक कबीर उसके पास आ गया और बोला, मैं निकल रहा हूँ, तुम मॉम डैड को सॉरी बोल देना आज के लिए। प्रिया उसकी आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर निकली और धीरे से सिर हिला दिया। तो कबीर ने अपने होठों से उसके माथे को छू लिया। उसकी छुअन के एहसास से प्रिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मुंह से वो चाहे लाख इनकार कर ले, लेकिन सच तो यही था कि उसका दिल एक बार फिर कबीर के लिए धड़कने लगा था।
कबीर ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा उठा, फिर उसे दरवाज़ा बंद कर लेने का बोलकर बाहर निकल गया। वो तब तक उसे देखती रही जब तक उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, सना आती दिखी। क्या बात है बाजी, आज साहब जी का इंतज़ार अभी से करने लगी, सना ने अपने अंदाज में कहा तो प्रिया मुस्कुराकर अंदर आते हुए बोली, इंतज़ार नहीं कर रही, अभी गए हैं तो बाय बोलने आई थी। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू आ गए? सना ने दरवाज़ा बंद करके अगला सवाल किया तो जवाब में प्रिया ने सिर हिला दिया और उसे नाश्ता बनाने का बोलकर अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ बढ़ गई। गुड मॉर्निंग मम्मा, मैं आप लोगों के पास ही आ रही थी। चंचल जी उसे दरवाजे पर ही मिल गई तो उसने उनके गले लगते हुए कहा। चंचल जी ने भी उसके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया और बोली, कल रात काफ़ी थके हुए थे इसलिए आँख खुलने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। डैड अभी भी सोए हैं क्या? नहीं, वो भी जाग गए हैं, जाकर मिल लो। चंचल जी बोली तो प्रिया कमरे में चली आई। डैड, उसने पुकारा तो अभिनव जी ने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर बोले, आज का दिन बेस्ट होने वाला है। सुबह आपका चेहरा देखकर जो हुई है, आप बिना डैड पता नहीं कभी आदत छोड़ेंगे। अब तो ये आदत हमारे साथ ही जाएगी। अभिनव जी उसका माथा चूमते हुए बोले तो सहसा उसे कबीर की याद आ गई। वो भी तो ऐसे ही करता है, इतनी पवित्रता और स्नेह होता है उसके एहसास में भी। क्या सोचने लगी? अभिनव जी ने उसे ख्यालों में खोए देखा तो पूछ बैठे, कुछ भी तो नहीं, आप जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आइए, कबीर ने आपके लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाई है। प्रिया ने कहा तो उसके पिता ने सिर हिला दिया और उठकर खड़े हो गए। उनके पीछे प्रिया भी बाहर चली आई और चंचल जी के पास बैठ गई। कुछ देर में अभिनव जी भी आ गए। सना चाय लेकर आई और सबको दे दी। कबीर ने वाकई चाय बहुत मज़े की बनाई है। अभिनव जी ने एक घूंट भरते ही तारीफ की तो प्रिया के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था जब भी कोई कबीर की तारीफ करता था। लेकिन वो है कहाँ? चंचल जी ने पूछा। उन्हें इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा, आप लोगों को सॉरी बोला है। इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है बेटा, उनका काम ही ऐसा है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे ही तो होती है फौजी की जिंदगी, अपनी खुशियों को भूलकर फर्ज निभाना पड़ता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक फौजी का परिवार हैं। अभिनव जी बोले तो प्रिया के होंठों की मुस्कान गहरी हो गई जबकि चंचल जी उन्हें देखने लगी। कितना फर्क आ गया था पहले वाले अभिनव जी में और आज के अभिनव में। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि ये वही इंसान है जो हर वक्त कबीर के फौज में आने के डिसीजन के खिलाफत करता था, जिसने अपनी बेटी का हाथ कबीर को देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि वो एक फौजी है। काश कि ये सोच पहले ही बदल गई होती तो आज कबीर और प्रिया को इतना सफ़र करके ना मिलना पड़ता। शाम को सानिया और अबरार की पूरी फैमिली इकट्ठा थी, सिर्फ सानिया के बाबा नहीं थे। चाय नाश्ते का अच्छा खासा बंदोबस्त था। अम्मी अचानक से सबके इकट्ठा होने से थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उनको छोड़कर बाकी सबको रिश्ते की बात पता थी और सानिया अपनी मौत का फरमान सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तो नाजिया, क्या कहती हो तुम इस रिश्ते के बारे में? दादा जान अब असल मुद्दे पर आए और अम्मी चौंक गई। आपका हुक्म है तो मुझे मंजूर है, वरना ऐसी लड़की को मैं कभी अपनी बहू ना बनाती। नाजिया ने सहमति देने के साथ साथ जहर भी उगल दिया कि मुट्ठियां भिज गई। कोई और वक्त रहता तो वो पक्का इस बात का जवाब देती, लेकिन आज वो खून का घूंट पीकर रह गई। और रजिया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अबरार हर तरह से सानिया के लायक है, इसलिए हमने इनका रिश्ता पक्का कर दिया। दादा जान खामोश बैठी सानिया की अम्मी से पता नहीं उनकी राय जानना चाहते थे या उन्हें अपना फैसला सुना रहे थे। इन्हें क्या परेशानी होगी, इनके तो नसीब खुल जाएंगे मेरे बेटे जैसा दामाद पाकर। किस्मत तो हमारी फूटी है। नाजिया ने फिर से जली कटी सुनाई तो दादा जान ने तेज आवाज में कहा, नाजिया, क्या अपनी तहजीब घर छोड़कर आई हो कि किसके सामने कितना बोलना है ये भी होश नहीं है? माफ करिए चाचा, नाजिया ने धीरे से कहा और सानिया और उसकी अम्मी को घूरने लगी। जवाब दो रजिया। अब्बा हुजूर, अचानक से निकाह का फैसला क्यों? अभी तो सानिया की पढ़ाई खत्म हुई है। अम्मी ने अपनी बात रखी तो दादा जान बोले, सानिया कोई बच्ची नहीं है, इस घर की सभी लड़कियों की शादी सही उम्र में हो जाती है, सिर्फ सानिया ही अब तक बची है क्योंकि तुम इसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इसे इसके घर भेजकर सुकून पालें। एक बार सानिया की राय भी जान लें कि उसे ये शादी करनी है या नहीं। हम एक बार तुम्हारी जिद के आगे क्या झुके, तुम्हें तो मौका मिल गया हर बात में मनमानी करने का। इस घर में आज तक हमारे फैसले चलते रहे हैं और जब हम जिंदा हैं तब तक माने जाएंगे। हमने ये शादी तय की है तो ये शादी होकर रहेगी। रही बात सानिया की मंजूरी की तो हमें यकीन है कि वो इस मामले में तुमसे ज़्यादा समझदार है। दादा जान के साथ अम्मी ने भी सानिया की तरफ देखा, जिसने अपना सिर झुका लिया था। अम्मी की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। जब वो विराट से प्यार करती है तो फिर इस शादी की सहमति क्यों दे रही थी? लेकिन अम्मी ने परेशान से लहजे में कुछ कहना चाहा तो दादा जान ने उनकी बात काट दी और सख्त लहजे में बोले, उसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, नौकरी भी करके देख ली, उसकी और तुम्हारी जिद पूरी हो गई। अब हमें हमारा काम करने दो। अभी तो सानिया के बाबा भी यहाँ नहीं हैं।
अम्मी ने फिर एक बार हिम्मत की क्योंकि सानिया ने चाहे जिस वजह से दादा जान के फैसले को मान लिया था, लेकिन वो अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर उसकी खुशियां देना चाहती थी। उन्हें यकीन था कि सानिया के बाबा कह रहे थे उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। निकाह की तारीख अगले हफ्ते की है, तब तक वो भी आ जाएंगे, दादा जान ने उठते हुए कहा। मतलब साफ था कि अब किसी सवाल जवाब की जगह नहीं है। दादा जान के जाते ही अम्मी ने सानिया का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गई। उनकी तबीयत अभी भी खराब थी, इस वजह से कमरे तक आते आते गुस्से और टेंशन में उनकी सांसें फूलने लगी थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। सानिया ने तुरंत उन्हें बेड पर बैठाया और उनकी पीठ रब करने लगी। जब उनकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई तो वो उनके लिए पानी ले आई। अम्मी पानी पी लीजिए। सानिया ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा ही था कि अम्मी ने उसे घूर कर देखा और गिलास को हाथों से मारकर नीचे गिरा दिया। क्या हुआ अम्मी, आप नाराज हैं क्या मुझसे? सानिया ने हैरत से पूछा तो वो बोली, क्यों नहीं होना चाहिए नाराज? आज पहली बार वो उस पर नाराज हुई थी, इसलिए सानिया सहम गई। अम्मी रिलैक्स हो जाइए, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। सानिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रिलैक्स हो जाऊं ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया मैंने? सबकी नाराजगी मोल लेकर तुझे बाहर भेजा था ताकि तू खुद कुछ बन सके और अपने पीछे इस घर की बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम करे, उनके बेहतर भविष्य की सीढ़ी बन सके। लेकिन तुमने क्या किया? सानिया, मेरी इतनी सालों की सारी कोशिशें और मेहनत मिट्टी में मिला दी। एक बात बताओ, तुम विराट को पसंद करती हो ना? फिर अबरार से शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला तुमने? बोलो। नहीं है कोई जवाब। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें विराट से नहीं उसके बाप के पैसों से प्यार था? क्या यही वजह है उसे छोड़कर यहाँ आने की? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सानिया। वो लड़का तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर स्ट्रगल कर रहा है और तुम जरा सी परेशानी पर घबरा कर यहाँ आकर दूसरे से शादी करने को तैयार हो गई। शर्म आ रही है आज मुझे अपनी परवरिश पर। उन्होंने उसे झकझोर दिया। सानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें क्या बताती कि कौन सी मजबूरी है उसकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वो खामोश थी। अम्मी उससे लगातार सवाल किए जा रही थी, वो सवाल जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सुनती, उन्हें देखती रह गई। अम्मी थककर चुप हो गई। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सानिया ने देखा तो उन्हें संभालने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे कुछ देर अकेला छोड़ने को कह दिया। मायूस होकर वो बाहर चली आई। इधर प्रिया अपनी माँ के साथ किचन में थी। अभिनव जी इस वक्त बाहर मार्केट की तरफ निकले थे। चंचल जी खीर बना रही थी और प्रिया उनकी हेल्प कर रही थी, साथ ही दोनों बातें कर रही थी। मॉम, आपके हाथों की खीर का ना कोई जवाब नहीं है, इसलिए तो डैड को इतनी पसंद है। प्रिया ने ड्राई फ्रूट कट करके ट्रे उनकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा तो चंचल जी बोली, इसलिए कहती हूँ तुम भी खाना बनाना सीख लो, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। क्या मॉम, आप बिना पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर चल रही हैं? मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सुपरमैन को सब कुछ आता है, इनफैक्ट कुकिंग भी। प्रिया लापरवाही से बोली, बेटा माना कि तुम्हारे सुपरमैन को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी कुछ काम बीवी को आना ही चाहिए। कभी कभार की बात हो तो ठीक भी है, लेकिन हमेशा उन पर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। आदमी बाहर मेहनत करके जब घर आता है तो उसे सुकून चाहिए होता है, ना कि और प्रेशर उस पर डाल दिया जाए। बेटा, जैसे एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही किसी एक के दम पर रिश्ते भी नहीं चलते। दोनों तरफ की भागीदारी होनी जरूरी है। देखो, मैं मानती हूँ कि ये शादी जिन हालात में हुई है, तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए हम सबने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन बेटा, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तुम उसके लिए थोड़ा बदलो और वो तुम्हारे लिए, तभी तो सफर अच्छा होगा ना बेटे। वैसे सब ठीक है ना तुम लोगों के बीच? उन्होंने प्रिया के चेहरे पर अपनी नजरें जमाए पूछा। ऑफ कोर्स मॉम। प्रिया ने झूठ बोल दिया। वो और कुछ सुनने के मूड में नहीं थी, तो वो बोली, फिर अच्छी बात है, तुम दोनों खुश रहोगे तो डेट भी ठीक रहेंगे। बेकार में टेंशन लेकर अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं। चंचल जी की बात सुनकर प्रिया ने सिर्फ सिर हिला दिया। वो समझ रही थी जो वो कहना चाह रही थी, लेकिन अपने दिल के हाल से वो खुद भी अभी बेखबर थी। विराट ऑफिस में किसी फाइल को पढ़ने में बिजी था। तभी उसके पास आकर नेहा बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर दोस्ताना अंदाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं देता क्या कर रहा हूँ? विराट ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर नॉर्मल अंदाज में कहना चाहा, लेकिन उसके लहजे में उसकी चिढ़ साफ पता चल रही थी। ओफो, सब वहाँ कैंटीन में ट्रीट के मजे ले रहे हैं और आप यहाँ अकेले बैठे हैं। चलिए ना, वहाँ काम तो बाद में भी होता रहेगा, उसने जिद करते हुए कहा। विराट को उसकी इस तरह फ्री होने वाली आदत से ना जाने क्यों बहुत चिढ़ मचती थी। जरूरी तो नहीं है कि जो दूसरे लोग करें वो मैं भी करूं। वैसे भी मुझे अपनी मर्जी से काम करना पसंद है। आई नो, इसलिए तो आप सबसे अलग हैं, नेहा ने अचानक से कहा। उसके अंदाज में कुछ तो ऐसा था कि विराट ठिठक गया। फिर अपना रुख फेरते हुए हल्की सख्ती के साथ बोला, अगर आपको कोई काम नहीं है तो प्लीज कहीं और जाकर टाइम पास करिए, मुझे बहुत काम करना है। ओके, जा रही हूँ, डोंट बी रूड। वैसे डैड ने आपको अपने केबिन में बुलाया था, जब फ्री हो जाए तो जाकर मिल लेना।
नेहा बोलकर चली गई। विराट ने उसकी हल्की नम आंखें देख ली थी। उसे अंदाजा था कि वो शायद ज्यादा रूड हो गया था। उसने अफसोस के साथ एक लंबी सांस भरकर छोड़ी। वो ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल सानिया को लेकर वो इस कदर परेशान था कि ना चाहते हुए भी उसकी फ्रस्ट्रेशन सबको जाहिर हो जाती थी, खास करके नेहा पर, क्योंकि वो हमेशा उसके पास आने के, उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी और विराट को यह अच्छा नहीं लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी परेशानी किसके साथ शेयर करे। सानिया का जाना, फिर उसका फोन बनाना, उसका उससे बात करने के लिए कोई कोशिश ना करना, ये सब विराट को इसी बात को लेकर इशारा कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे सानिया पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है। वो उसकी फैमिली के बारे में जानता था, इसलिए उसे सानिया के लिए डर भी लग रहा था। उसने अपना फ़ोन निकालकर प्रिया को कॉल कर दिया। प्रिया ने कुछ रिंग्स के बाद फ़ोन पिक कर लिया। कुछ पता चला तुझे? विराट ने फ़ोन पिक होते ही पूछा, तो प्रिया ने फिर इनकार किया। उसे पता था कि विराट बहुत परेशान है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? इतनी बार ट्राई करने के बाद भी सानिया से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया था। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है विराट, हमें अभी वहाँ के हालात के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसे में हम कहीं सानिया के लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दें। प्रिया ने कहा, तो और क्या करूँ? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ और इंतज़ार करूँ कि कब कोई बुरी खबर आए? विराट हताशा और गुस्से के मिले जुले अंदाज में बोला, तू ये क्यों सोच रहा है कि कोई बुरी खबर ही आएगी? कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। तो उसके घर वालों को अभी अच्छे से जानती नहीं है, इसलिए इतनी चिल है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ उन्हें, इसलिए कह रहा हूँ सानिया ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है। तुम टेंशन मत लो विराट, मैं फिर कोशिश करती हूँ। एक बार उसकी कोई खबर मिल जाए, फिर उसके हिसाब से सोचते हैं कि क्या करें। प्रिया ने कहा तो विराट बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी कुछ कर, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, तूने लंच किया? प्रिया को उसकी भी फिक्र थी। जिस तरह वो परेशान था, पक्का उसने कुछ खाया नहीं होगा। अभी नहीं। तो पहले जाकर कुछ खा ले, क्या पता उसके घर जाना ही पड़ जाए। ऐसे में हीरो को एनर्जी तो चाहिए होगी ना, इंप्रेशन जमाने और एक्शन करने के लिए। उसकी बात पर विराट हल्का सा मुस्कुरा दिया और ओके कहकर फोन रख दिया। उसके फोन कट करते ही प्रिया की मुस्कान गायब हो गई। वो भले ही विराट को रिलैक्स होने को बोल रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी यही लग रहा था कि उसकी दोस्त किसी परेशानी में है। उसने एक बार फिर से सानिया को कॉल किया। उसका फ़ोन अब भी बंद था। अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया और कुछ देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसने वापस से विराट को कॉल किया। विराट, मेरे पास आंटी का नंबर है, मैंने तुझे भी सेंड कर दिया है। ट्राई करते हैं, उनसे बात हो गई फिर सानिया के बारे में पता चल जाएगा। उसने कहा तो विराट के होंठों पर मुस्कान आ गई। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू तब बोलना जब सानिया से बात हो जाए, और जैसे ही कोई खबर मिले मुझे इन्फॉर्म करना। प्रिया ने कहा, ओके। विराट ने कहा, फिर उसे कुछ याद आया तो उसने कहा, प्रिया एक काम कर, तू पहले कॉल कर। उनके घर का जैसा माहौल है उसके हिसाब से तू कॉल करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक यू आर राइट। क्या पता कौन फ़ोन उठा ले, बेकार में सानिया की परेशानी बढ़ जाएगी। प्रिया ने कहा। कुछ और बातों के बाद उसने फ़ोन कट किया और सानिया की अम्मी को कॉल कर लिया। शाम तक कबीर घर आ गया। प्रिया ने उसे पानी ला कर दिया। उसे देखकर कबीर मुस्कुरा दिया, लेकिन प्रिया के एक्सप्रेशन कुछ खास चेंज नहीं हुए। मैं चाय बना कर ले आती हूँ, उसने कहा और किचन में चली गई। कबीर अभिनव जी और चंचल जी से बातों में लग गया। कुछ देर बाद ही प्रिया चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आई। सब साथ बैठकर चाय पीने लगे। बातों ही बातों में चंचल जी बोली, आप लोग इतनी खूबसूरत जगह हो, कहीं घूमने फिरने नहीं गए इतने दिनों में? कबीर ने प्रिया की तरफ देखा, फिर मना करना चाहा। तब तक प्रिया ने कहा, गए ना, हम तो अक्सर ही घूमने चले जाते हैं। कबीर ने हैरानी से प्रिया को देखा कि वो झूठ की बोल रही है। प्रिया ने नजरें चुरा ली। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? अभिनव जी ने यूं ही पूछ लिया तो एक पल को उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर उसने कुछ जगह गिना दी। इन जगहों के बारे में उसने सना से सुना था। पता है, हमने राफ्टिंग और गोल्फिंग भी की। उसने अपना झूठ को पक्का करने के लिए कुछ और भी जोड़ दिया। अच्छा, फिर तो पिक्चर्स भी क्लिक की होंगी ना, दिखाओ जरा। चंचल जी को अब भी यकीन नहीं आ रहा था उसकी बातों का। वो माँ थी उसकी, उसके नेचर को अच्छे से जानती थी। वो सब पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। पर अगर एक बार वो भरोसा टूट जाए तो वो दोबारा उस इंसान पर कभी ट्रस्ट नहीं करती थी। वो जितनी खुशदिल और मासूम थी, उसका गुस्सा उतना ही खराब था। पहले तो वो जल्दी नाराज नहीं होती थी किसी से, लेकिन अगर किसी से नाराजगी आ गई मन में तो आसानी से उसे माफ नहीं कर पाती थी। टू बी कंटिन्यूड।